नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे अपने दूसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है अधिकारों का महत्व। अपने संविधान में कौन कौन सा अधिकार है और अधिकारों का क्या महत्व है, हमें इस अध्याय में इसी चीज़ों को देखना है। इसके बाद ये भी देखना है कि अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और वो किसी समाज में क्या भूमिका अदा करता है। ठीक है, फिर हम लोग अन्य चीज़ों के ऊपर भी बातचीत करेंगे, आपस में सभी चीज़ों को जोड़ कर अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप लोग अपना अपना नोट्स निकाल लीजिए और हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी डॉट्स ना रहे। ठीक है, निकालिए, नोट निकालिए, निकाल लिए। चलिए, तो अध्याय 2 का नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझे कि अधिकार है क्या। ठीक है, और फिर इनका महत्व जो है, बेसिकली अध्याय का नाम ही है कि संविधान में अधिकारों का महत्व क्या है। भारतीय संविधान। ठीक है, तो पहले हम लोग इनको समझते हैं। देखिए, अधिकार कौन सा चीज़ है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज और किसी भी देश में अधिकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे व्यक्तिगत अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, चाहे पूरा देश का अधिकार हो, सांस्कृतिक, बहुत सारे अधिकार हैं। तो उसमें हमारे पास अधिकार होना अनिवार्य है। अनिवार्य है कि नहीं है? है। तो किसी भी संविधान में अधिकार होना एक बहुत बड़ी बात है और उसकी स्वतंत्रता हमें मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग पहले अंग्रेजी सरकार के क्या थे? उपनिवेश थे, मतलब गुलामी टाइप में थे कि नहीं थे? बाद में जब हम स्वतंत्र हो गए तो अपना संविधान बना, और संविधान बना तो हम लोग क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। गणतंत्र का अर्थ क्या है कि हमारा अपना शासन चलने लगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं? अपने मन से वोटिंग करते हैं, किसी भी कार्य करते हैं तो वो लीगल, कानूनी तरीक़ा से करते हैं, उसके दायरे में करते हैं, स्वतंत्र रूप से। किसी का दबदबा हमारे ऊपर नहीं होता है, खुले तौर पे हम अपना काम करते हैं। किसी के साथ कौन सी बात करनी है, लेकिन कुछ है जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे देखिए, हमारे अधिकार है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का मर्डर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये क्या होगा? गैर कानूनी हो गया। हमें सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो ये है अधिकार। मतलब अधिकार तो कुछ स्वतंत्र है, इसके बाद उस पर कुछ प्रतिबंध भी है, और क्या किया जाता है, वो जो मेरा अपना अधिकार है वो जो है सो महत्व भी रखती है, एक अहम महत्व रखती है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले अधिकार कब उभरा भारतीय में। कोई तो ऐसा डेट होगा ना जहाँ से संविधान में अधिकार लाने के बारे में सोचा गया होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है शायद मोतीलाल नेहरू समिति 1928 ईस्वी को। तो अंग्रेजी सरकार के विरोध में एक बार प्रदर्शन किया गया, जो आप हमें अधिकार दीजिए। कौन कौन सा अधिकार है हमारे पास, है कि नहीं है? कौन कौन सा अधिकार है, कौन कौन सा काम करते हैं आप हमें स्वच्छतापूर्वक बताइए। लजर भजर वाला काम नहीं चलेगा, हमको स्वच्छतापूर्वक बताइए कि आपके पास ये अधिकार है और मैं इसी के अधिकार में काम करूँगा। क्या ज़रूरत है कि मैं आपसे बार बार डिबेट्स करूँ? तो अंग्रेजी सरकार क्या करते थे कि भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए बार बार अधिनियम लाते थे। जब सभा आंदोलन सब ज़्यादा बढ़ने लगता था तो आंदोलन एक्ट ला देता था। जब लोग हथियार रखने लगे भारतीय तो आर्म्स एक्ट ला दिया। जब प्रेस में, अखबार में, टीवी में, रेडियो में जब उत्तेजित खबर छापने लगा राष्ट्रीय क्रांतिकारी तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला दिया। तो उसका फिर विरोध किया गया। आप लोग शायद 10th में देखे होंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि जो भी भारतीय क्रांतिकारी जो अंग्रेज के विरोध में अपना पत्र, अखबार में लेख, रेडियो पर अपना जुबान, ये सब मतलब बोलते हैं ना कार्यक्रम, ये सब जो चलाता था, तो उनके विरोध में उन्होंने एक एक्ट ला दिया जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो विरोध करेंगे कि नहीं? देश हमारा, जो हम करेंगे वहीं तुम नहीं करने दो। तो विरोध तो जाहिर सी बात थी। और आप लोग समझ रहे हैं कि जब से भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई तब से अंग्रेज़ों का विरोध होना स्टार्ट हो गया था। 1-2 वर्ष, हर वर्ष कुछ न कुछ होता रहा है, क्योंकि भारत एक छोटा सा देश थोड़े है, बहुत बड़ा देश है। कहीं ना कहीं हमेशा आंदोलन होता रहा है, समझ गए।
चलिए अब इस बात को समझिए। तो सबसे पहले किसने अधिकारों के बारे में चर्चा किया? मोतीलाल नेहरू नेहरू। और ये समिति बनाई गई कब? 28 में। चलिए ये प्रश्न आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, ये बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो अधिकारों का एक घोषणा पत्र क्या कहलाएगा? जिसमें कुछ अधिकार हो हमारा और हम उनके ऊपर खुली छूट से काम कर सकते हैं, कुछ प्रतिबंधित भी और खुली छूट से काम कर सकते हैं। तो यही चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनको समझ लिया। अब समझते हैं कि अपने संविधान में, मतलब वर्तमान संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं। बताइए सबसे पहले अधिकार का नाम क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार। कानून के समक्ष समता का। देखिए अब हम लोग जो भी अधिकार को समझते हैं और समझेंगे उनको पहले देखिए। संविधान अपना बनाया गया 1946 में स्टार्ट हुआ। तो पहले से ये बातें अवगत थी कि मोतीलाल नेहरू समिति ने इनके ऊपर आवाज़ उठाया था। तो जब हमारी संविधान बनेगी तो उसमें इन बातों को ध्यान में रखकर उसे ऐड किया जाएगा, ये तो जाहिर सी बात थी, होना ही था, है कि नहीं है? तो उनको ऐड किया गया। आप लोगों को पता है कि संविधान में कितने भाग हैं 25 और कितने अनुसूची हैं 12 और कितने अनुच्छेद हैं? 465। तो इतना जो हमारा सारा प्रक्रिया है ये संविधान का, 25 भाग, 12 अनुसूची, 465 अनुच्छेद, इन सारी चीज़ों में हमारे देश को कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, जनता को संतोष दिलाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को कंट्रोल करने के लिए, बनाए रखने के लिए इन सभी में प्रावधान किए हैं। कुछ न कुछ है जो आपस में सबसे क्या है? लिंकेड है। क्या है? कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन क्या है? लिंकेड है। चलिए तो 25 भाग है, तो जिसमें से ये जो संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है ये पार्ट 3 में है। कहाँ पे है? मतलब भाग 3 में है। भाग 3 में अपना मौलिक अधिकार है। और ये अनुसूची कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर के 35 तक इसमें बताया गया है। ठीक है, तो समझिए। तो अब समता का अधिकार है तो उसी में सारा चीज़ें आ जाएंगी। कुछ इसमें 12 से लेकर के यहाँ तक उसमें, यहाँ तक उसमें। इसका डिटेल्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे, कहाँ से कौन सा अधिकार आता है, कितने अनुच्छेद तक। अभी फ़िलहाल जितना चर्चा करना है उसी को समझते हैं बेहतर तरीक़ा से। तो देखिए समता का अधिकार मतलब क्या है? एक तरफ से बराबरी का अधिकार। किसका अधिकार? मुख्य रूप से आप एक ही बात रखिए, समता का अधिकार मतलब बराबरी का अधिकार। हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, हम सब क्या हैं? बराबर है। हमारा जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हम किसी भी भाषा से बोलते हो, कहाँ से आते हैं नहीं आते हैं, हम क्या हैं? बराबर हैं। जैसा तुम हो वैसा हम हैं, कोई दिक्कत बीच में नहीं है। समझ गए ना आप? तो देखिए समता का अधिकार मतलब क्या? बराबरी का अधिकार। इसके बाद देखिए समता का अधिकार और भी बहुत सारी चीज़ों पर लागू होता है। कानून के समक्ष समानता। कानून हमारे साथ क्या करेगी? समान भेदभाव करेगा। भेदभाव समान करेगा तब ना हम जो है सो आपस में भी बराबर रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि कानून कह रहा है कि आप ब्राह्मण जाति को अधिक सपोर्ट करिए और मतलब नीचे वाले को कम सपोर्ट करिए, तो क्या समाज में बराबरी हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब क्या कानून को ज़रूरी है कि हमारे साथ वो समक्ष समानता करे? ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है। तो चलिए, तो यही समझिए कि समानता का अधिकार है, इसमें यही सारी चीज़ें हैं। अब अगला अधिकार बताइए कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि कुछ हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकते हैं, है ना? कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम भारत के किसी भी कोने में जाकर व्यापार करेंगे, तो ये मेरा व्यक्तिगत है या फिर सामाजिक है? व्यक्तिगत है। तो स्वतंत्रता का अधिकार मतलब इसमें दो अधिकार होंगे, एक तो व्यक्तिगत अधिकार हो गए और एक मतलब जैसे सामूहिक तौर पे अधिकार हो गया स्वतंत्रता में, है ना? तो व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत हम लोग जो काम करेंगे, जैसे किसी भी देश में जाकर रहना, है ना, फिर अपने भारत के किसी भी कोने में रहना, व्यापार करना, लोगों से बातचीत करना, सभा करना, आंदोलन करना सरकार के विरोध में, ये सब मेरा अपना अधिकार है। मुझे लग रहा है कि मेरा अधिकार हनन हो रहा है तो मैं विरोध करूँगा। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, देखिए यहीं में जो भी चीज़ें हैं, जैसे शांतिपूर्ण सभा करने का, भाषण देने का, लोगों को एकत्रित करने का,
साथ साथ घूमने फिरने का, ये सब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए यहाँ तक समझ गए, मिटा दे अब इनको। लाइए तो कहाँ पर है कपड़ा? चलिए देखिए अब अगला अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए तो तीसरा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है? मतलब हमारे धर्म से रिलेटेड चीज़ें होगी। धार्मिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से समझिए कि मैं हिंदू हूँ, अगर मैं अपनाना चाहता हूँ तो जैन अपना लूँगा, बौद्ध धर्म अपना लूँगा, है कि नहीं? अदर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको धर्म है वो भी हम अपना सकते हैं, जो हमारे देश में है अवेलेबल है, या दूसरे देश का भी धर्म हम अपना सकते हैं। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप अपने धर्म के लिए, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने हिंदू धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में जाके प्रचार भी कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, होवा करके नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा देश में भी प्रचार कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हम तो खुद किसी दूसरे धर्म का मतलब आप लेंगे ही, अपनाएंगे, या मन होगा तो लेंगे, नहीं लेंगे, ये सब अपना काम है। और देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि सरकार हमारे किसी भी धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं करेगी, हम क्या है बराबर है। देश में कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वर्णन करें। इसमें क्या लिखना है कि किसी भी देश के मतलब भारत में किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं बात किया जाता है, या लोग इसमें प्रावधान किया गया है, तो इसे ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। मतलब किसी के धर्म के पक्ष में नहीं होना, किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं होना क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। समझ गए ना? तो इसको आप एक्सप्लेन करिएगा इस तरीके से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मतलब हमारा अपना कोई भी धर्म है, हम बदल सकते हैं, अपना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चौथा कहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण माने क्या हो रहा है? हमारा क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। शोषण मतलब एक तरफ से मामूली सी भाषा में समझिए, शोषण का अर्थ क्या है कि गैर व्यक्तिगत तरीका से कोई कार्य करवाना या गलत तरीका से कोई काम करवाना। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, पूरा भोला भाला व्यक्ति हूँ, 5 आदमियों ने आया और मेरे ऊपर कहा कि तुम ये काम करो, मैं कह रहा हूँ नहीं करूँगा, और वो कह रहा है करो, बल धकेल करवा रहा है मेरे से। इसके बाद ये तो एक प्रकार का शोषण ही हुआ ना, कि एक बड़ा समुदाय मिलकर हमारा शोषण कर रहा है। इसके बाद दूसरा शोषण का तरीका कौन सा है कि मान लीजिए कि कोई सामान लेने गए, 15 रुपया का सामान है तो हमसे 20 रुपया ले रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो भोक्ता शोषण के क्या क्या रीज़न है कि हाँ, एक तो हमें ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता है, या फिर उसकी उपलब्धि सिर्फ उसी के दुकान में हो, मनचाहा रेट ले रहा हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? वो भोक्ता के शोषण है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शोषण के जो किया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति करता है शोषण, तो हम उसके विरोध में हमारे पास अधिकार है कि हम बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। मान लीजिए कि हमसे 8 घंटा काम करवाना चाहिए था, तो 8 घंटा से काम नहीं करवा के 12 घंटा काम करवा रहा है, मतलब हमारा शोषण करवा रहा है ना। अब शोषण करवा रहा है मतलब एक तो हम 8 घंटा के बदले 12 घंटे काम करते हैं, मजदूरी कम मिलता है, खाने पीने के लिए उतना शरीर में एनर्जी चाहिए, कम समय में मर जाएंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि हमारे पास शोषण के लिए भी, शोषण के विरोध में अधिकार हो। तो भारतीय संविधान हमें शोषण के विरोध में भी क्या देता है? अधिकार देता है कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप जाइए कोर्ट में, जाइए केस करिए, आपका ये मौलिक अधिकार है, आप इनके लिए लड़ सकते हैं और कोर्ट आपकी रक्षा करेगी। कोर्ट आगे पढ़िएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आप लोग इन बात को समझते हैं ना कि मौलिक अधिकारों को रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी रीट जारी करती है ना, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, है ना, ये सब पढ़ा था ना तुम लोगों ने, तो वही चीज़ें उसमें जारी करती है। तो हमारे पास क्या है? शोषण के विरोध में भी क्या है? अधिकार है।
हम उनके विरोध में अपना अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बताइए। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत क्या कहेंगे कि हम अपने धर्म, भाषा, जाति, मतलब हमारा क्या है, संस्कृति है ना। मैं मिथिलावासी हूँ, अपना संस्कृति है कि हम मैथिली में बात करें, है ना। इसके बाद हमारा संस्कृति है कि हम जब भी कोई विवाह में जाएं या कोई विवाह हो अपने संस्कृति में, तो अपनी संस्कृति के मान मर्यादा में हो। हम चाहते हैं कि अपनी संस्कृति हमेशा बचा रहे। अच्छा, एक बात बताइए, सबकी मातृभाषा की संस्कृति अहम होती है कि नहीं होती है? होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुजराती है, गुजरात में जो संस्कृति है एक जगह की, वो महत्वपूर्ण है या नहीं है? महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। तो अपना ये संस्कृति है, तो हर कोई चाहता है कि मेरा ये तरीका विवाह करने का, कोई किसी के या कोई काम मुंडन करने का, मुंडन होता है तो सब जगह अलग अलग तरीके से होता है। फिर लोगों को बुलाने का, मंच करवाने का, सत्संग करवाने का, सबका अलग अलग होता है। त्योहार, पावन, पूजा, ये सब अलग अलग होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है मेरे पास। हम अपने संस्कृति की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। हमारा अपना मूल अधिकार है कि हम इसकी अपनाएं, बचा के रखें। हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा या नहीं डाला जाएगा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, देश के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, शैक्षिक अधिकार मतलब क्या कि मान लीजिए कि हम मैथिली भाषी हैं और हमको हिंदी समझ में नहीं आती है और हमको प्रेशर किया जा रहा है कि आप हिंदी पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, तो हम उनके विरोध में क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि हमारे पास शैक्षिक अधिकार भी है, हम अपने भाषा में क्या कर सकते हैं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो फिलहाल मैथिली के लिए अभी तक कोई आंदोलन और किसी भी आवाज़ को नहीं उठाया गया, क्योंकि मैथिली और हिंदी बहुत ज़्यादा मैच करता है आपस में, मतलब मिला मिला हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, अपना बच्चा हिंदी पढ़ लेगा, मैथिली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? छठा बताइए कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब क्या है कि संविधान में जो सारी चीज़ें दी गई है, हमें ये इतना सारा चीज़ जो दिया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, ये जितना हमको दिया, उन्हीं के उपचार के लिए हमें अधिकार भी दिया है ना। उसमें जैसे मान लीजिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत अपना जाएंगे उसमें। मतलब साफ साफ क्या है कि जब हमें संवैधानिक अधिकार, मतलब जो हमें दिया गया है, ये सारी चीज़ें, ये जितना भी चीज़ें दी गई है, अगर मेरे पास इसका हनन किया जा रहा है, मेरे से हनन किया जा रहा है, किसी समाज वालों से इसे छीना जा रहा है, विशेष वर्ग के द्वारा, किसी जाति के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा, तो हम किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास। किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास। वहाँ पे जाके केस कर देंगे। ये अपना अधिकार है या नहीं है? अधिकार है। देखिए, अब मौलिक मतलब क्या है? देखिए, ये सारा चीज़ तो हम लोग पढ़े मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक मतलब क्या है? अधिकार तो है मेरे पास, लेकिन मौलिक मतलब क्या है? जो संविधान हमें दे रही है वो मौलिक अधिकार है। मतलब क्या कि हम उनके लिए स्वतंत्र हैं। ये वो अधिकार है जिसका गारंटी हमें कौन देगा? सरकार देगा। और सरकार को कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। अगर सरकार हनन करेगा तो हमारे रक्षा कौन करेगा? संविधान नहीं, न्यायपालिका। न्यायपालिका को कहा है कि भैया हम तो जाए छियो दुनिया छोड़ के, अब बाकी के तू देख लिया। आप जैसे देखो कि अपना सबका क्या है कि अधिकार है और उसको छीना जा रहा है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर केस कर देंगे। केस कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे अधिकार की सुरक्षा कौन देगी? सरकार। न्यायालय करेगी। न्यायालय के पास कानून है, शक्ति है उनके पास, आएगी और हमारे अधिकारों को बचाने का काम करेगी। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं हम लोग, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला, शायद सुनाए थे आप लोगों को, पहले भी सुनाए थे। उसमें होता क्या है कि एक ठेकेदार के द्वारा देखा गया कि मजदूरों के साथ वो बहुत काम करवाता है आज़ादी के बाद, ठीक है, और इतना काम करवाता है कि पूछो मत। पूरा मजदूर परेशान है, लेकिन उनका क्या है? मजबूरी है, काम करना ही पड़ेगा। तो उनके विरोध में
लोगों ने क्या कर दिया, केस कर दिया। कहाँ पर? कोर्ट में, कि मेरा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। अब जब ये कोर्ट किया तो इनका, जब भी मौलिक अधिकारों के ऊपर केस किया जाता है तो पहले जांच होती है। जांच हुआ तो पता चला सच में हो रहा है। तब फिर जब ये सारी हुई तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम मजदूरी एक्ट पारित किया गया। और न्यूनतम मजदूरी एक्ट में ये बात बताई गई कि 8 घंटे काम करनी है और सैलरी भी थोड़ा अधिक दी जाएगी पहली से। तो थोड़ा सा जनता को क्या मिला, राहत मिला। तो यही है अपना अधिकार। अगर छीना जा रहा है तो हम क्या करेंगे, केस करेंगे। समझ गए ना? अब समझ गए। अब ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें थी इसमें बेसिकली जो पढ़ना था। बताइए अगला टॉपिक कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, पहले इनको हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग जो पढ़ा उसी में जो है सो स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसी में ये सारा अधिकार आ जाता है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। देखिए इसको इसलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि सरकार क्या कर लेता है, जैसे आपातकाल का कानून लगा देता है ना। तो आपातकाल का कानून लगा दिया, मान लीजिए सरकार ने क्या कर दिया, लॉकडाउन लगवा दिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगवाया, कहीं कहीं पे मार्शल लॉ लग जाता है, सैनिक शासन लग जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें लग जाती है आपस में तो हमारे पास कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसका हनन कभी नहीं हो सकता है, जिसका नाम है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार हमसे कभी भी छीना जा सकता है? किसी भी कंडीशन में कोई छीन सकता है हमसे? नहीं छीन सकता है। जीवन का अधिकार मेरा अपना अधिकार है। मुझे स्वच्छ जल पीने की अधिकार मेरा अपना अधिकार है। और स्वच्छ जल देने का अधिकार किसका है? सरकार का। सरकार मुहैया कराएगा पानी। देखते होंगे कि नल जल जो लगा है, क्योंकि सरकार को कहा है कि तुम स्वच्छ जल पिलाओगे जनता को। किसने कहा है? न्यायालय ने। ये मेरा अपना जीवन का अधिकार है। समझ गए ना? इसका पूर्ति कौन करेगा? सरकार करेगा। किसी भी कीमत पर हमसे ये नहीं छीना जाएगा, चाहे आपातकाल लग जाए, सैनिक शासन लग जाए, कुछ भी लग जाए, छीना जाएगा? नहीं छीना जाएगा। अब देखिए व्यक्तिगत अधिकार, मान लीजिए व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत जो मेरा क्या हुआ कि मैं अचानक जेल चला गया, किसी कारणवश मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, चाहे मारपीट समझिए, चाहे अन्य मसलों में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारे पास कुछ व्यक्तिगत अधिकार तो होंगे। तो जेल में तो जाएंगे तो वहाँ पर मेरा जीवन का अधिकार है, खाना पीना देगा। तो व्यक्तिगत अधिकार मतलब ये हुआ वहाँ पे कि मुझे एक ही मतलब अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी, मुझे खुद के गवाह के लिए साक्ष्य नहीं बनाया जाएगा। ये सब मेरा क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है। और व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत और सारी चीज़ आ जाते हैं, जैसे समझिए तो कहीं पर भी जाके हम अपना क्या कर सकें, काम कर सकें। ये सब निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। देखिए अगला टॉपिक है आपका निवारक नज़रबंदी। देखिए इसको ध्यान से और बड़ी मस्ती से समझिए। निवारक नज़रबंदी बड़ा मस्त टॉपिक है ये इसलिए निवारक नज़रबंदी क्या है कि अब जब भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे आंतरिक सुरक्षा में जब बाधा बन जाती है किसी एक व्यक्ति या पूरा समूह जब बन जाता है तो ये क्या कहलाएगा? निवारक नज़रबंदी। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी जब मेरा ख़राब हो जाएगा तो मतलब ये हो नहीं जाएगा, इसका प्रयोग करेगा कौन? करेगा? सरकार करेगा। कौन करेगा? सरकार करेगा। सरकार क्यों करेगा? देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्ष 1975 में क्या लगा था? आपातकाल लगा था। आपातकाल लगा था कि नहीं? 25 जून 1975 को क्या लगा था? आपातकाल लगा था, है ना। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगवा दिया। 12 जून को एक अहम फैसला दिया था कोर्ट ने कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली से, जहाँ पर से शायद रायबरेली से नहीं दूसरे सांसद क्षेत्र से वो चुनाव लड़के आई थी, तो वहाँ पर उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब आप जो चुनाव लड़ी है वो क्या है? गैर कानूनी है। उसका बहुत सारा मुद्दा है, हम बाद में कभी समझा देंगे। तो हुआ क्या कि 25 जून 1975 को जब इनको आपातकाल लागू किया गया तो इनके विरोध में बहुत सारे नेता थे। मोरारजी देसाई थे, इधर से जयप्रकाश नारायण थे, है ना, लालू यादव सब तो उस समय में बच्चे था, समझ गए। तो ये लोग भी उस सब उसमें था, समझ गए। अब क्या हुआ कि जब इनका प्रयोग किया गया आपातकाल का तो घोर विरोध हो रहा था पूरा देश में।
शिक्षा महंगा हो गया, कॉपी कलम महंगा हो गया, और बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी तो सरकार ने निवारक नज़रबंदी, जो तुम लोगों ने अभी संविधान में पढ़ा, उनका प्रयोग कर करके, और जितने भी विपक्षी के पार्टी बड़े बड़े नेता लोग थे, सबको कहाँ पर ठोक दिया? जेल में, जाओ भर्ती कर दिया उसको। और अब बहुत दिन के बाद 1977 में जब चुनाव लागू किया गया, जो निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब हम चुनाव लेंगे, चुनाव जब 5 वर्ष के बाद नहीं होता है, तो चुनाव जब स्टार्ट हुआ निर्वाचन प्रक्रिया, तब उन लोगों को जेल से छोड़ा गया। और उस समय समझिए तो 330 सीटें शायद मिली थी जनसंघ पार्टी को, जनसंघ या जनता पार्टी को, ये 330 सीटें मिली थी, जिसमें मुरारजी देसाई सबका सरकार बना था। 42वां संविधान संशोधन किसने किया? इंदिरा गांधी ने। और 44वां संविधान संशोधन किसने किया? मुरारजी देसाई की सरकार ने, यानी जनसंघ पार्टी ने। समझ गए ना? तो कहने का मतलब क्या है कि निवारक नज़रबंदी का प्रयोग कब किया जाता है? जब ये देखा जाता है कि देश अब क्या हो रहा है, खराब स्थितियों से गुजर रहा है। कहीं कौआ सबके कहीं घुमा दे ओनर में बड़ बजे छे, समझ गेली? तो कहने का मतलब क्या है कि निवारक नज़रबंदी का प्रयोग कब किया जाएगा? जब ये देखा जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा क्या हो रही है, हमारी खराब हो रही है, तब ना। चलिए अगला कोई बताइए टॉपिक कौन सा है? आरोपी या अभियुक्त आरोपी या अभियुक्त का अधिकार। किसी आरोपी का क्या अधिकार है? आरोपी का अधिकार मतलब क्या कि हम जुल्मी व्यक्ति हैं, कोई अपराध किए हैं, तो हमारा कौन कौन सा अधिकार है? हमारा यही अधिकार है जो हम पहले बताए थे कि एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दिया जाएगा, ये मेरा अपना अधिकार है। दूसरा कौन सा अधिकार है कि हम जीवन का अधिकार है मेरे पास, मैं जाऊंगा जेल, कहीं पे भी कुछ जाऊंगा तो खाऊंगा पीऊंगा, देगा वो मुझे खाने पीने के लिए। तीसरा अधिकार मेरे पास कौन कौन सा है कि जो संविधान देती है हमें निजी तौर पे कि आप अपने खुद के लिए साक्ष्य नहीं बनेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना? कई बार क्या होता था, पहले क्या होता था कि जैसे मैं कोर्ट गया, ठीक है, तो कोर्ट गया तो वहाँ पे मैं खुद भी गवाही दे सकता था। मतलब मैं जिम्मेदार अलग और गवाही अलग, दोनों। कभी कभी आप देखते हैं फिल्म सब में देखे होंगे कि कभी कभी वकील जो होता है वो खुद जिम्मेदार होता है लेकिन खुद केस लड़ता है। देखे हैं फिल्म सब में? एक अजय देवगन का फिल्म है, उसमें वो खुद लड़ता है, या बहुत सारे फिल्मों में आप देखे होंगे कि होता क्या है कि वो वकील होता है और उनके अपराध का, वो अपने अपराध का खुद वो वकील करता है। मतलब ये ऐसा साक्ष्य आप खुद नहीं ले सकते हैं, ये बाद में कानून बना दिया गया। मतलब एक आरोपी का ये अधिकार है, समझ गए? चलिए और कोई टॉपिक बचा हुआ है तो बताइए। सैद्धांतिक उपचार का अधिकार तो उसी में समझा दिए थे ना, रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे के अंतर्गत कोई पुलिस वाला गिरफ्तार किया तो तुम निवारक स्थानीय कोर्ट में, न्यायालय में ले जाकर उनके बारे में समझाएगा। और कौन सा था? राजनीतिक निर्देश तत्व। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए इनको समझते हैं आप लोग, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व मतलब क्या है कि राज्य को नीति निर्माण करने के लिए निर्देश देना, देश को। यहाँ पे राज्य का मतलब समझिए पूरा क्या है, देश की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? संविधान में बहुत जगह राज्य का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप ये नहीं समझिएगा कि स्टेट, समझिएगा मिनिमम, मतलब मिला जुला के चलिए, ये पूरे कंट्री के लेवल पे बात कर रहा है। किसके लेवल पे बात कर रहा है? कंट्री के लेवल पे। मतलब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब क्या? पूरे देश के नीति निर्देशक तत्व। ऐसा नीति निर्देशक जो सरकार को बताती है कि आप इसके ऊपर क्या करिए, काम करिए। मेरा जो सपना था, मैं जो चाह रहा था अपने देशवासियों के लिए, है ना, जो मैं चाह रहा था, उनको आप क्या करिए, नीतियाँ बनाइए, कानून लाइए, उनके बारे में आप जनता को खुश करिए। तो ये सारा नीतियाँ कहाँ से बनाएगी सरकार? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो ये प्रश्न मेंस का था, कल हम लोगों ने देखा था, बीपीएससी मेंस में पूछा गया था कि बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय समाजों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। मतलब इसी तरीके से का प्रश्न था उनका। मतलब ये है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने जो सपना देखा था उनको कहाँ पर छोड़ के चला गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मतलब ये है कि ऐसा ये काम है कि जिसे सरकार को अपनाना चाहिए। मतलब
मतलब वे लक्ष्य जिसे सरकार को अपनाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक बहुत सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुना है ना? हम बहुत बार इनका चर्चा कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये वर्तमान में लाना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी शायद इनके ऊपर घोषणा पत्र में कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो अप्लाई करेंगे, अभी तक कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा है, हम कोशिश करेंगे कभी शॉर्टकट में इसको समझाने का। बताइए, और इसमें कौन कौन सा नीतियाँ बना सकती है? बताइए कौन कौन सा नीतियाँ बना सकती है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत? उसमें लिखा मौलिक अधिकार के अलावा मिलना चाहिए। तो मौलिक अधिकार के अलावा कौन कौन सा अधिकार मिलना चाहिए? जैसे देखिए उसमें होगा हाँ, कौन कौन सा अधिकार है? रिवीजन किया करो तुम लोग बढ़िया से, समझे ना? सामाजिक और हाँ, मतलब ये है कि लोक कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं हम? कानून बना सकते हैं। ये किनको कहा है? सरकार ने कहा है, संविधान ने कहा है किनको? सरकार को, क्या आप करिएगा। इसके बाद अच्छे जीवन के लिए वो कानून बना सकता है, जल के लिए कानून बना सकता है, हर चीज़ के लिए। मतलब मेरा अच्छा जीवन यापन कैसे हो, देश में जो नागरिक है उनका जीवन सुलभ तरीक़ा से कैसे जिए वो लोग, इनके लिए आप क्या करिए, कानून बनिए। मोटा मोटी तौर पे यही समझिए इनके लिए, ठीक है? बताइए और कुछ है चैप्टर या ये अब हमको लगता है ख़त्म हो गया होगा? देखिए तो खत्म हो गया। चलिए, अब आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ गए, इनको बढ़िया से आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है? और अपने चैनल पे जाके बढ़िया से फिर से आप वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ पे, और चीज़ों को समझिएगा। फिर भी डाउट बचे तो हम लोग डिस्कस करने के लिए हैं ही, लेकिन रिवीजन करिए। याद नहीं करनी है, रिवीजन करनी है, उसको ध्यान से पढ़ना है, एब्जॉर्ब करना है कि सरकार ने कौन सा काम किया अभी तक कि नहीं किया, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? मतलब किसी भी बात को कोई बोल रहा है तो उनको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करिए, ठीक है? उनको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करिए, उनके ऊपर क्या करिए, डिबेट्स रखिए, चुनौतियाँ रखिए। तो ये ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए कि आप डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो समस्याएं उसमें होती है, डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। जब कोई भी बात अगर कोई बोल रहा है, कोई मान लीजिए कि सरकार के विरोध में ये काम कर रहा है, तो आप उनके बारे में डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करिए, उनके ऊपर पहले रिसर्च करिए। फ़ोन निकालिए, गूगल पे जाइए, बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़िए कि संविधान क्या कहता है, हमारे देश के नागरिक, बड़े बड़े नागरिक क्या सोचते हैं इसके बारे में। फिर उसके अनुसार अपना चुनौती आप रखिए कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप एक संशोधनात्मक व्यक्ति बन गए, और यही चीज़ें हमसे मांगती है, बीपीएससी हो या यूपीएससी, यही चीज़ें मांगती हैं, समझ गए ना? और तुम लोग ये लड़ाई झगड़ा नहीं किया करो, बैठो। चलो, और कोई डाउट्स बचा है तो बोलो। कोई डाउट्स है? नहीं। ठीक है, चलिए।